ननद जया की शादी की बात वैसे तो कई जगह चल रही थी, किंतु एक रिश्ता सभी को पसंद आया। लड़की देख ली गई और पसंद भी कर ली गई, परंतु लेन देन पर आकर बात अटक गई। नकदी की लंबी चौड़ी राशि मांगी गई और दहेज की फरमाइश ने तो जैसे छक्के छुड़ा दिए। घर पर कई दिनों से इसी बात पर बहस छिड़ी हुई थी। सब परेशान से बैठे थे। पिता सहित तीनों बेटे, दोनों बहुएं तरह तरह के आरोपों से जैसे व्यंग कस रहे थे। लड़का कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं था, उन्हीं लोगों के समान मिडिल क्लास था, परंतु मांग इतनी जैसे कहीं का सीईओ हो। कई लाख रुपए नकद, साथ ही सारा सामान जैसे बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, गैस चूल्हा, मशीन, एसी और ना जाने क्या क्या। बाबूजी, ये रिश्ता जाने दो, कहीं और देखिए। बड़े बेटे सुमित ने तो साफ बात कह दी। बड़ी बहू ने भी इनकार ही में राय दी। मंझले अमित व उसकी पत्नी ने भी यही कहा। छोटा सुधीर तो जैसे तिलमिला ही गया। वह बोला, ऐसे लालचियों के यहाँ लड़की नहीं देनी चाहिए। अपनी जया किस बात में कम है? हमने भी तो उसकी शिक्षा में पैसे लगाए हैं। शुरू से अंत तक प्रथम आ रही है परीक्षाओं में, और देखना एमएससी में टॉप करेगी तो क्या वह नौकरी नहीं कर सकेगी कहीं? ये सब तो बात की बातें हैं सुधीर, अभी तो जो है उस पर गौर करो। कहीं भी बात चलाओ, मांग में कमी होगी क्या? एक यही घर तो सबको सही लगा है, और जगह बात कर लो, मांग तो होगी ही। आजकल नौकरी पेशा लड़के के जैसे सुर खाप पर निकल आते हैं। यह लड़का सुंदर है, जया के साथ जोड़ी जचेगी। परिवार छोटा है, दो भाई बहन, बहन का विवाह हो गया, बड़ा भाई भी विवाहित है। छोटा होने से छोटे पर अधिक दायित्व भार नहीं होगा। बहन सुखी रहेगी तुम्हारी। पिताजी दृढ़ स्वर में बोले, ये तो ठीक है बाबूजी, 5 लाख रुपए नगद, फिर इतना साजो सामान हम कहाँ से दे सकेंगे? पूनम के विवाह से निपटे 2 ही बरस तो हुए हैं, वहाँ इतनी मांग भी नहीं थी। सुमित बोला, अब सब एक से तो नहीं हो सकते। 2 बरस में समय का अंतर तो आ ही गया है। सामान कम कर दे तो शायद बात बन जाए। रुपए भी 2 लाख तक दे सकते हैं। यदि सामान खरीदना ना पड़े तो कुछ सुधीर की ससुराल का नया रखा है। अभी 6 माह ही तो हुआ है विवाह को। बाबूजी बोले, तो क्या छोटी बहू को बुरा नहीं लगेगा कि उसके मायके का सामान कैसे दे रहे हैं? कई स्त्रियों को मायके का एक तिनका भी प्रिय होता है। बड़ा बेटा सुमित बोला, नहीं बिल्कुल नहीं बाबूजी, फालतू का तनाव ना पैदा करे। बहुएं में बड़ी और मंझली क्या दे देंगी अपना कुछ सामान? कोई नहीं देने वाला है। जानते तो हैं आप, जब छोटी का दहेज देंगे तो क्या वह नहीं चाहेगी कि ये दोनों भी कुछ दे? अपने मायके का कौन देगा? टीवी, फ्रिज, अन्य सामान। अमित बोला, न भैया, मैं खुद नहीं चाहता कि कंचन के मायके का सामान दे। जब हमें मिला है तो हम कैसे न उसका उपयोग कर पाए? ये कहाँ की शराफत की बात हुई? फिर बड़ी वो मंझली भाभियों का नया सामान है कहाँ कि वह दिया जा सके? सुधीर उत्तेजित होकर खींचकर बोला, रहने दो भैया, कोई कुछ मत दो। मना कर दो कि हम इतने बड़े रईस नहीं हैं, न धन्ना सेठ हैं कि उनकी इतनी लंबी चौड़ी फरमाइश पूरी कर सके। हमें नहीं देनी ऐसी कोई चीज़ जो बहुओं के मायके की हो। कौन सुनेगा जन्म भर ताने और ठहने? इसी से पूनम को किसी का कुछ नहीं दिया। माँ बोली, तब और बात थी सुमित की माँ, अब रिटायर हो चुका हूँ मैं। बेटी क्या, बेटों के विवाह में भी तो लगती है रकम और लागत। लगाई तो है मैंने। तीनों बेटे के विवाह में हमने इतना बड़ा दान दहेज कब मांगा था? बेटों के ससुराल वालों से। अपने बेटे भी तो नौकरी पर थे। हाँ, छोटे सुधीर के समय अवश्य थोड़ा बहुत मुंह खोला था, परंतु इतना नहीं कि सुनकर देने वाले की कमर ही टूट जाए। बाबूजी गर्व से बोले, तो ऐसा करो छोटो, सर्विस वाला लड़का, कोई बिजनेस वाला ढूंढो जो इतना मुंह ना फाड़े कि हम पैसे ना दे सके। माँ बोली, लो, अभी तक कहती थी कि लड़का नौकरी पेशा चाहिए, अब कहती हो कि व्यापारी ढूंढो। लड़की की उम्र 24 बरस पार कर गई है। व्यापारी या कैसा भी ढूंढते ढूंढते अधिया जाएगी। समय जाते देर नहीं लगती है क्या? तो कर्ज ले लो कहीं से। बाबूजी खिसियाकर बोले, कर्ज ले लो, कौन चुकाएगा कर्ज? तुम चुकाओगी? मैं चुकाऊंगी। क्या भीख मांगूंगी? वे रुआसी होकर बोली, तुम लोग कितना कितना दे पाओगे तीनों? वे तीनों बेटों
की ओर देखकर बोले, बाबूजी आप तो जानते हैं कि क्लर्क शिक्षकों की तनख्वाह कितनी होती है। तीनों ही भाई लगभग एक ही सेक्टर में तो हैं। वादा क्या करें, सुधीर को छोड़ दोनों पर दो दो बच्चों का भार है। पढ़ाई लिखाई आदि से लेकर क्या बचता है, आप जानते तो हैं क्या दे पाएंगे। हिसाब लगाया कहाँ है, पर जितना बन पड़ेगा दे ही देंगे। आप अभी तो उन्हीं को साफ लिख दें कि हम केवल 2 लाख नकद और यह सामान दे सकेंगे। यदि उन्हें मंजूर है तो ठीक, वरना मजबूरी है। 5 लाख तो नकद किसी प्रकार नहीं दे पाएंगे, न इतना सामान ही। सुमित ने कहा तो जैसे दोनों भाइयों ने सहमति से सिर हिला दिया। बड़ी वो मझली बहू कब से कमरे में घुसी खुसुर फुसुर कर रही थी। छोटी कंचन रसोई में थी, चारों जनों को गरम गरम रोटियां सेक कर खिला रही थी। 6 माह हुए जब वह ब्याह कर आई थी, तब से वह रसोई की जैसे इंचार्ज बन गई थी। बच्चों सहित पूरे घर को परोस कर खिलाने में उसे न जाने कितना सुख मिलता था। उससे छोटी हम उम्र जया जैसे उसकी सगी छोटी बहन सी ही थी। गहरा लगाव था दोनों में। पूरा घर उस पर जैसे जान छिड़कता। जब से वह आई थी, बड़ी और मंजली के झगड़े कम हो गए थे। सास ननद का मान सम्मान जैसे बढ़ गया था। बात बात पर उत्तेजित होने वाली तीनों भाई शांत पड़ चले थे। रोब गांठने वाले ससुर जी का स्वर धीमा पड़ गया था। सासू माँ की ममता बहुओं पर बेटियों के समान लहरा लहरा उठती। कटु वाक्यों के शब्द अतीत में खोते चले जा रहे थे। क्रोध तो जैसे उफन चुके दूध सा बैठ गया था। छोटी बहू, यह बाबूजी की दूध रोटी का कटोरा लगता है, मेरे आगे भूल से रख गई हो। तभी कंचन गरम रोटी सेक कर जेठ के लिए लाई। बोली, यह दूध रोटी आप ही के लिए है, परंतु मेरे तो अभी पूरे दांत हैं। बहू, तो क्या हुआ, बिना दांत वाले ही दूध रोटी खा सकते हैं। देखते नहीं हैं आप कितने दुबले होते जा रहे हैं। अब तो रोज बाबूजी की ही भांति खाना पड़ेगा, तभी तो आप बाबूजी जैसे हो पाएंगे। और देखिए ना, बाल कैसे सफ़ेद हो चले हैं अभी से। वे सब जोर से हंसते चले गए। फिर स्नेह से छलके आंसू पोंछकर बोले, पगली कहेगी, ये किसने कहा कि दूध रोटी खाने से मोटे होते हैं और बाल सफ़ेद नहीं होते। बाबूजी को देखिए ना, उनके तो ना बाल इतने सफ़ेद हैं, ना वे आप जैसे दुबले ही हैं। तब तो मुझे भी दूध रोटी देनी होगी, बाल तो मेरे भी सफ़ेद हो रहे हैं। मंझला अमित बोला, मंझले भैया आपको कुछ साल बाद दूंगी, पर छोटी बहू, बच्चों को पूरा नहीं पड़ता, तुम मुझे देगी तो वहाँ कटौती ना होगी। नहीं बड़े भैया, मैं चाय में से बचा कर दूंगी आपको। अब केवल 2 बार चाय बना करेगी। पहले हम सब दोपहर में पीते थे, फिर शाम को आप सबके साथ। अब हम सबकी भी साथ ही बनेगी और आप चुपचाप रोज बाबूजी की तरह ही खाएंगे। सुनकर माँ का कलेजा करुणा से भर आया। उन्होंने अपने अपने कमरों के दरवाजे पर खड़ी दोनों बड़ी बहुओं की ओर देखा, फिर छोटी बहू की ओर। वे कुछ कहने को होठ खोल ही रही थी कि कंचन साड़ी के छोर से हाथ पोंछती हुई बोली, बाबूजी, एक बात कहनी थी, आज्ञा हो तो कहूँ। हाँ हाँ, कह न बहू। क्या मेरे मायके से जो रुपया नकद मिला था वह सब खर्च हो गया? यह न सोचे कि मुझे चाहिए, यदि जमा हो तो वह सब जया के विवाह में लगा दें। वह तो सुधीर ने आधा शायद तभी अपने खाते में जमा करा लिया था। सुधीर वॉश बेसिन में कुल्ला करते घूमकर खड़ा हो गया। उसने घूरकर कंचन की ओर देखा। कंचन ने तुरंत उधर से पीठ घुमा ली। फिर वह बोली, वह सब निकाल ले और सब लोग कम से कम 1 लाख रुपए दे, भरपाई हो जाएगी। रुपए हुए तो इतना सामान कहाँ से आएगा बेटी? वह मेरा सामान तो अभी नया सा है, वही सब दे दें। घर में 2 फ्रिजों का क्या करना है, न इतने ही टीवी ही चाहिए। बिजली का खर्च भी तो बचाना चाहिए। मुझे तो ढेरों सामान मिला है, कुछ आलतू फालतू बेचकर बड़ी चीज़ें ले ले। टीवी, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन के बिना भी तो अब तक काम चल रहा था, वैसे ही फिर चल सकता है। आपको घर वर पसंद है तो यही संबंध करिए जया का, यही घर बार ठीक है। सब जैसे चकित रह गए। दोनों जेठ जेठानियां मुंह बाए अचरज से देख रहे थे और सुधीर तो जैसे पहले उबल रहा था, परंतु फिर लगा वह बिल्कुल शांत हो गया पत्नी के सामने। पहले उसके मन में आया कि कहीं कंचन उसके ससुराल में मिले नए बाइक के लिए ना कह दे, परंतु अब वह जैसे पिघल रहा था।
उसने पिता से लड़ झगड़ कर विवाह के बाद ससुराल से मिले आधे रुपए झटक कर बैंक बैलेंस बना लिया था। यह बात उसने कंचन से कभी नहीं कही थी। आज जैसे वह पूरे परिवार की नज़रों में गिर गया था। रुपयों की बात पर वह बौखलाकर कुछ कहने के शब्द सजो रहा था कि कंचन की दानशीलता ने उसे गहराई तक नीचे गिरा दिया। माँ जी, मेरे पास जेवर भी कई जोड़ी हैं। मैं सबसे छोटी हूँ ना मायके में। इससे बड़े दोनों भाई भाभी व चाचा चाची तथा दोनों बेटे बहुओं ने भी काफ़ी कुछ दिया है। चाची की तो मैं बहुत दुलारी हूँ। उन्होंने अलग से कई जेवर दिए हैं। उन्हें बेचकर समस्या हल हो जाएगी। आप लोग चिंता ना करें। बाबूजी रिटायर हो गए हैं तो अब यह भार उनका नहीं, उनके तीनों बेटे बहुओं का है। कोई ताना क्यों देगा? क्या कोई पराया है? बहन उनकी, ननद हमारी। आप तो कुछ शर्तों पर हेर फेर कर हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ अच्छा काम हम लोग भी तो कर ले। सुनकर बहुत रोकने पर भी नेत्र बरस पड़े। वे भर्राए कंठ से किसी प्रकार बोले, छोटी बहू, क्या कहूँ, तेरी जैसी तो कहीं मिसाल नहीं है रे। कहाँ से पाया तूने ऐसा ज्ञान, उदारता? तू कहाँ से आ गई इस घर में? ना बाबूजी, और कुछ नहीं, मैं सह नहीं सकूंगी, कहकर वह आगे बढ़ी। उनके मुख पर हाथ रखने को तो उन्होंने उसे कंधे से लगा लिया और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर जैसे मन की सारी ममता लुटाने को आतुर हो उठे। पता नहीं कौन से कर्म किए थे हमने कि इस साधारण घर में बहू बनकर चली आई। अरे धन्य है इसके माता पिता और परिवार वाले जो उन्होंने इस मणि को हमारी झोली में डाल दिया। अरे आ तो कंचन, मैं तुझे छाती से लगाकर कलेजा ठंडा कर लूँ। अरे ऐसा तो मैं अपनी औलाद को भी न ढाल पाई। माँ जी ने उसे खींचकर कलेजे से लगा लिया। कंचन ने लज्जा से अपना मुंह माँ जी के आंचल में छिपा लिया। सुमित अमित अपनी नम आंखें पोंछकर उठ खड़े हुए। सुधीर वहां से चलकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर मुड़ा और बोला, बाबूजी, आप जया का यहाँ रिश्ता तय करें। और हाँ, मेरा बाइक मेरा बहनोई चलाएगा। अब थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी बस, कहकर वह अंदर घुस गया। पिता ने ही बड़े आश्चर्य से हठीले जोशीले बेटे की ओर देखा। क्या यही है 6 माह पूर्व का सुधीर, जो ससुराल से मिले रुपयों के लिए कई दिन झगड़ता रहा था और लेकर ही माना था? बाबूजी, जैसे आपकी बहू ने आज्ञा दी है, हम सब वही जया की शादी को तैयार हैं। हम दोनों भी पीएफ आदि निकाल लेंगे, शादी वहीं होगी। दोनों ने अपना निर्णय सुनाया। तभी दोनों जिठानियाँ आगे आई। माँ जी, हमारे मायके के जो भारी बर्तन हो, आप उन्हें साफ कर जया को दे सकती हैं। कुछ ना कुछ हम दोनों के पास भी है। नहीं बड़ी दीदी, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आप बर्तन भांडे कुछ नहीं देंगी। बड़े दादा रुपए भर देंगे। रुपए तो तब तक हम निम्मी के लिए जोड़ ही लेंगे। अभी जो समय की मांग है वही चाहिए बस। जो काम पूरे परिवार को पहाड़ काटने सा प्रतीत हो रहा था, वह जैसे पल भर में सुलझ गया। तभी जया के कमरे से सिसकियों के स्वर बाहर तक गूंजते चले गए। सब उधर दौड़ते चले गए। देखा, जया पड़ी सिसक रही थी। कंचन ने घबराकर उसका सिर गोद में रख लिया। वह अपने पलंग पर पड़ी सिसक रही थी। क्या हुआ जया, क्या हुआ? सब उसे घेर कर खड़े हो गए। जया थी कि रोए जा रही थी। बोल ना जया, माँ ने हिलाकर पूछा। माँ, ये भाभियाँ क्या अभी से वैरागिनी बन जाएंगी? क्या इनका सब सामान सजोकर मैं सुखी हो जाऊंगी? वह रोकर बोली। पगली, इतनी सी बात पर ऐसे बिलख रही है जैसे कुबेर का खजाना लूट गया हो। अरे यह तो फिर जुड़ जाएगा। मैं नौकरी कर लूँ तो क्या फिर ना जुड़ पाएगा? फिर अभी कौन कंगाल है? सब चीज़ें हैं तो घर में। तू सब चिंता छोड़, कंचन ने उसे समझाया। कंचन ठीक कहती है जया, अभी जो है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सामान तो हम फिर जोड़ लेंगे। छोटी भाभी की तू चिंता मत कर। वह तो जब से आई है वैरागिनी सी हो तो रही है। इसी से तो वह राजरानी से बढ़कर है घर भर के लिए। सुमित ने उसे समझाया। तब वह बड़ी कठिनाई से शांत हुई। फिर बाबूजी ने देर नहीं की। उन्होंने रकम कम करने की प्रार्थना के साथ उनकी कुछ ऊंची मांग स्वीकार कर ली थी। कुछ के लिए अगली विदा पर देने की प्रार्थना भी की थी। उन्हें जैसा पूरा विश्वास था कि वे लोग कुछ हद तक मान जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी
लड़की सहित उनका मध्यम वर्गीय परिवार पसंद था। हुआ भी यही। 1 माह पश्चात सब शर्तों के साथ शादी तय भी हो गई। रकम भी कम कर दी गई। सामान तो सारा मिल ही रहा था। सब प्रसन्न हो उठे। तब तक जया की परीक्षाएं भी खत्म हो गई। फिर सगाई की रस्म हुई। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। आज तिलक की रस्म होनी थी। पूरे 7 थाल भर कर गए। साड़ी, सूट, बच्चों के कपड़े व फल, मेवे, मिठाई, अच्छे बड़े बड़े थाल देखकर घर भर खुश हो उठा। तभी सुमित द्वारा हाथ पर थाल रखे जाने पर दूल्हे की निगाह थाल पर लिखे नाम पर पड़ी, जो मशीन द्वारा लिखा गया था। फिर उसने सब थालों पर नजर डाली तो मन ना जाने कैसा हो गया। थालों पर नाम किसका लिखा है वो पूछ बैठा। छोटी बहू कंचन का। ये सब उसी के मायके के थाल हैं। परंतु आपकी बहन का नाम तो जया है ना? हाँ, जया ही तो है। तो क्या यह उचित लगा आप लोगों को कि किसी के मायके की भेंट किसी को दी जाए? वो थोड़ी तेज आवाज में बोला। प्लीज धीरे बोलिए। असल बात यह है कि 2 वर्ष पूर्व ही हम एक बहन के विवाह से निपटे हैं। फिर छोटे भाई सुधीर का विवाह किया। लड़के के विवाह में भी तो पैसा लगता है। आपके विवाह में भी लग रहा होगा। हम अभी ऐसी परिस्थिति में नहीं थे कि आप लोगों की सारी मांगें पूरी कर सकते, इसलिए ये सब लाना पड़ा। अब तक जितने भी संबंध आए, हम सबको और जया को आप व आपका पूरा परिवार ही अच्छा लगा। और एक बात और बतलाऊं, छोटी बहू कंचन ने ही खुशी से अपना बहुत सा सामान देने की हट की है, वरना हम लोग तो यह रिश्ता शायद करने का साहस ही न कर पाते। फिर उन्होंने जो घर पर घटित हुआ था सारा कह सुनाया और आखिर में कहा, और आप विश्वास करें, तब से यह सब दहेज ऐसे ही रखा है, सिवाय टीवी और स्कूटर के सब नया ही है। लड़का लगन की चौक पर बैठ गया था। मेहमान सब एक ओर और सुमित आदि सहित सब दूसरी ओर। वर के निकट सामान के पास कुछ दबे दबे स्वर सुनकर सब पास आ गए। पिताजी चिंतित हो उठे। मन में कहा, कुछ गड़बड़ हो गई है लगती है। वे पास आकर बैठ गए। अमित और सुधीर भी सरक आए। क्या बात है सुमित? सुमित ने दबे शब्दों में सब कह दिया। तब तक वर के पिता, भाई तथा अन्य नातेदार भी आ जुटे। क्या बात है पापा? ये देख रहे हैं थाल आदि, ये है तो नए, परंतु इनकी पत्नी कंचन का नाम गुदा है इनमें। उसने सुधीर की ओर इशारा करके कहा। तो इसमें क्या हुआ? ऐसा तो चलता ही है, इधर का उधर दहेज का आदान प्रदान। तू तो पागल है बिल्कुल। यह तो ठीक है पापा, परंतु आप सुमित भैया से सब हाल तो सुन लो। वह संकोच से बोला। नहीं नहीं, रहने दे, हम यहीं से दूसरे खरीद कर रख देंगे। आप अभी रस्म तो पूरी होने दे। ये जरूर है कि इतने भारी ना ले पाएंगे, क्षमा चाहते हैं हम इसके लिए। परंतु मैं चाहता हूँ कि आप वह सब इन सबको भी सुना दें जो कंचन भाभी के बारे में मुझे बतलाया है। आप लोगों ने जानबूझकर तो नहीं बताया, मेरे खुद पूछने पर ही तो बताया है। दूल्हा बोला। सहसा सुधीर का मुंह अपमान की भावना से तमतमा गया। उसे मन ही मन कंचन की दानशीलता पर क्रोध आ रहा था। क्यों मान ली सबने उसकी बात? यदि सारा सामान इन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया तो कितनी थुथु होगी। यही अमित, सुमित, पिताजी और साथ आए लोग सोच रहे थे। फिर दूल्हे के बहुत जोर डालने पर सुमित ने पिछली घटना सुना दी, जो सच थी कि कैसे वह इस संबंध को टाल रहे थे और कैसे कंचन ने अपना सारा दहेज ननद जया को देकर रिश्ता पक्का कराया आदि। तो क्या हुआ? दे तो रहे हैं सब सामान, किसका है? इससे हमें क्या? हमने भी तो तेरी बड़ी बहन को कुछ सामान तेरे बड़े भाई के दहेज का दिया था। नाम से क्या? कौन देखेगा नाम? थाल तो आए और रखे गए, कौन रोज रोज इस्तेमाल करता है इतने बड़े बर्तन? पिताजी बोले तथा अन्य व्यक्तियों ने भी इसका अनुमोदन किया। परंतु मुझे नहीं चाहिए यह सब। ये शब्द दूल्हे के मुंह से सुनकर सबके मुंह सफ़ेद पड़ गए। बेवकूफ़ है क्या? बड़ा भाई चिल्लाकर बोला। तू सब हंसी खेल समझता है? सामान लाना, खरीदना, ये लोग क्या इतना लेकर चले जाएंगे? चुपचाप बैठकर दस्तूर होने दे। आप लोग चिंता ना करें, यह तो ऐसा ही हैटी है। पंडित जी, दस्तूर कराइए। नहीं भैया, जब तक ये थाल नहीं चले जाएंगे मैं कुछ नहीं कराऊंगा। आप अपने भीतर से थाल मंगाइए ना। वह अड़ गया। तो ठहरिए साहब,
हम बाजार से दूसरे लेकर आते हैं, तब तक ठहरना होगा। सुमित उठता हुआ बोला। नहीं भाई साहब, आप बैठिए, अंदर से तो आ रहे हैं थाल। अरे ये सब तो शगुन के थाल आदि लड़की वाले के यहाँ से ही आते हैं, थोड़ा रुक लेते हैं। नहीं भैया, मैं यह सब अब ना ले सकूँगा। जो लिस्ट आप लोगों ने बनाकर भेजी थी और जो ये लोग देने वाले हैं, आप जानते ही हैं कि लड़कियों को अपने मायके की एक एक चीज़ कितनी प्यारी होती है। परंतु जिस घर में ऐसी उदार मना स्त्री हो, जो खुशी से अपना सारा दहेज खुद दान कर रही हो, उसे लेकर मैं उस उदार स्त्री से छोटा नहीं बन सकता। इससे मैं इन कपड़ों आदि के अलावा अब कोई चीज़ स्वीकार नहीं करूँगा। मैं अब इसके अलावा आगे कुछ नहीं लूँगा। बिना दहेज के ही उस घर की बेटी ब्याह कर लाऊँगा। मैं तो पहले ही भैया जीजा जी से अनुरोध कर रहा था कि इतना लंबा चौड़ा दहेज मांगकर कन्या पक्ष को आफत में न डाले। अब जो हुआ सो हुआ, आगे कोई मुझे विवश ना करे। बस ये लोग साथ गए बारातियों का अच्छा स्वागत कर दें, वही काफ़ी होगा। पिताजी, बड़े भाई और बहनोई ने यह सुना तो सन्न रह गए। परिवार के अन्य सदस्य भी दौड़े आए, हर प्रकार समझाया, परंतु दूल्हा अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगा। वह कोर्ट मैरिज कर सबकी छुट्टी कर देगा, ऐसा दूल्हे ने धमकी दी। व्यवस्था में उन सबको पीछे हटकर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। क्यों सुधीर भैया, आपकी कोई साली कुंवारी है? दूल्हे के इस प्रश्न पर सुधीर सहित सब चौंक गए। सुधीर हंसकर बोला, भाई क्या इरादे हैं? इरादे तो नेक है, यदि हो तो मेरी बुआ के एकमात्र बेटे हैं विकास, सब इंजीनियर। इनके लिए कंचन भाभी सी लड़की चाहिए। सुधीर का चेहरा खुशी से दमक उठा। है तो पर सगी नहीं, चचेरी है। चचेरी? पता नहीं कैसी हो। कंचन से बढ़कर कंचन अपनी माँ से अधिक चाची को मानती है। संयुक्त परिवार होते हुए भी सब एक थाल में ही खाने वाले हैं। दोनों परिवारों में बहू व दामाद आ गए हैं, परंतु जैसे उस चोखे रंग में रंग कर एक हो गए हैं। पता नहीं कौन सी ममता और अपनेपन की बूटी खाते हैं उस घर के लोग। और वही कंचन के साथ अपनेपन की बूटी हमारे घर चली आई है। वह हंसकर बोला, ठीक है, यदि लड़की पसंद आ गई तो वह अपनेपन की बूटी हमारी बुआ के घर भी आ जाएगी। शादी में तो आएगी ही वह। हाँ क्यों नहीं, पूरा परिवार आएगा। लड़की स्नातक, गोरी चिट्टी, सुंदर है, नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। तब सबसे पहली पसंद मेरी होगी वह, है ना विकास? विकास झेप कर मुस्कुरा दिया। पहले सुधीर कंचन की अकल पर मन ही मन भरा बैठा था, परंतु अब उसे लग रहा था कि कब वह उड़कर अपने घर पहुँचे और कंचन को बाहों में भरकर नचा डाले और कहे कि बता तो कौन सी बूटी की घुट्टी पीकर आई है कि सबको इतनी सरलता से उंगलियों पर नचा देती है। यदि वह कल्पवृक्ष उसके मायके के आंगन में लगा है तो क्या उसे तोड़कर पूरे परिवार को घोट कर पिला दे? उसने अपने भाइयों और पिताजी की ओर निहार कर देखा, जो सभी प्रशंसक नज़रों से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने शर्म से मुंह घुमा लिया। दूसरे दिन जब वे गृहनगर पहुँचे तो सुबह हो गई थी। पूरा घर जाग उठा था। सब उनके आसपास एकत्र हो गए। सभी यह जानने को आतुर थे कि तिलक समारोह कैसा रहा। कंचन कहाँ है? पिताजी ने उसे देखकर पूछा। होगी कहाँ, चाय नाश्ते की तैयारी में जुटी होगी, माँ जी बोली। अभी बात भी पूरी नहीं कर पाई कि वह चाय की ट्रे लेकर बैठक में चली आई। ट्रे मेज पर रखकर उसने सबके चरण छुए, फिर उनके शब्द सुनकर मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। बाबूजी, मुझसे कुछ बड़ी गलती हो गई है क्या? क्या हुआ मेरे कारण? कृपया बतलाइए ना। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है रे। तूने जो अपने मायके के थाल दिए थे ना, वह उनके कारण। ले उठा यहाँ से अपने थाल और रखा उन्हें जहाँ से उठा लाई थी। हे दाता, क्या उन्हें ये थाल पसंद नहीं आए थे? वह भय से बोली। नहीं लिए, क्योंकि तुम उनमें विराज जो थी। पिताजी गंभीरता से बोले। मैं विराजी थी? क्या कह रहे हैं आप? वह आंखें फाड़कर बोली, ये देख, तेरे हर थाल में यह रही कंचन, है ना? ओ, मैं तो डर ही गई थी। तो क्या हुआ, नाम ही तो है, इससे क्या? इसी से तो नहीं लिए, और वह सब भी नहीं लेंगे जिसमें तेरा नाम है। सब में नाम थोड़े लिखा है। वह रुआसी हो गई। अब क्या होगा? क्या शादी कैंसिल हो गई? अरे पगली,
अब वे दहेज लेंगे ही नहीं। तेरा गुणगान सुनकर संजय ने दहेज न लेने की सौगंध खाई है। कह रहा था, जिस घर में ऐसी ममतामयी बहू हो, उस घर से दान दहेज लेना पाप है। हमने तेरी सब बातें बतलाई तो लड़का द्रवित होता चला गया। आप बना रहे हैं बाबूजी। उसकी आंखें भर आई। बैठ बेटी, तुम सब भी बैठो। फिर उन्होंने शुरू से अंत तक का सारा हाल बता दिया और कंचन के सिर पर हाथ रखकर बोले, कंचन, तुझे पाकर हम धन्य हुए। तेरी चचेरी बहन की शादी भी दूल्हे की बुआ के लड़के से तय कर आए हैं। ऐसे परिवार की लड़की कौन पसंद नहीं करेगा, जिस परिवार की हमारी कंचन जैसी बहू हो। तेरे दोनों जेठ तेरी बड़ाई करते आए हैं और सुधीर तो वहाँ थालों के विवाद पर तमतमाया मुँह लिए बैठा था। अब अपने आप पानी पानी हो गया है। जा, वह कमरे में तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कंचन शर्म से दोनों हाथों से मुंह छिपाए कमरे की ओर दौड़ती चली गई। सबने उसे प्यार भरी नज़रों से देखकर मुस्कान बिखेर दी। माँ तो जैसे धन्य हो गई। कंचन पास होती तो अवश्य उसे छाती से लगाकर रो पड़ती। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।